गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड हमारी यूनिट चल रही है। सेकेंड यूनिट है ये आपकी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक डिटेल से डिस्कस किया था। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आए थे। सेकेंड जो यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, इसमें हम बाकी के बचे हुए थर्मोडायनेमिक्स लॉ को पढ़ेंगे, जैसे कि सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ। पिछली क्लास में मैंने आपको स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रक्रम के बारे में बताया था कि क्या उसके लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एग्जांपल्स वगैरह थे। इससे पहले मैंने आपको लिमिटेशन भी बता चुकी हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी की सीमाएं, प्रथम नियम की सीमाएं। आज की जो क्लास है उसमें हम सेकेंड लॉ द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, द्वितीय नियम के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ उनकी परिभाषाएं थी। उस परिभाषा को हमें समझना है। देखिए, परिभाषा या स्टेटमेंट जो होते हैं जब किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं तो आपको पता होगा उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और जब भी कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में आती है तो इसका मतलब है उसको ऐसा कैसा आपको लर्न करना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट दिया गया है, आप उसको करेक्शन करके कुछ और वर्ड आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है क्यों दिया गया, क्योंकि जो प्रथम नियम है उसमें कुछ कमियां पाई गई। उस कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय नियम देने की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए इस नियम के बारे में सबसे पहले हम केल्विन जो है उसका स्टेटमेंट देखते हैं। केल्विन का स्टेटमेंट क्या है? इट इज, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, आपको ऐसे ही इसको लर्न करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट an engine which operating in a complete cycle with absorb heat from a single body ठीक है, तो ये है जो केल्विन का स्टेटमेंट है। आगे है एंड कन्वर्ट इट completely in to work without leaving change in the working system।
इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट को वापस से मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेटिंग इन ए कंप्लीट साइकिल विल एब्जॉर्ब heat from a single body and convert it completely into work. Without leaving change in the working system. ये कहा गया था कैल्विन के द्वारा। इस स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करें एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है क्लॉसियस के द्वारा, तो वो वाला स्टेटमेंट जो है उसको भी आप नोट करें। Clausius statement, it is impossible अगेन इन्वर्टेड कॉमा में है क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है टू ट्रांसफर फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड यानी बिना किसी हेल्प के बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू convert heat continuously from one body at lower temperature to a body at a higher temperature। ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये दिया गया है क्लॉसियस के द्वारा। क्लॉसियस स्टेटमेंट है, अगेन इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आपको एज इट इज इसको लिखना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वर्ट हीट कंटिन्यूसली फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर। ठीक है, नोट डाउन करें इसे भी।
अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट के बाद कुछ कॉन्क्लूज़न भी निकल के सामने आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। जैसे कि पहला जो कॉन्क्लूज़न है, हमें पता है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पर देखिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात की जाए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, ये भी एक अलग कॉन्क्लूज़न निकलेगा। सेकंड कॉन्क्लूज़न तो ये हो गया। इसके अलावा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए दोनों ही साइड। ठीक है, इसके अलावा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर कैरिड आउट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प आती है तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल हेल्प नहीं होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बाद हम कुछ कॉन्क्लूज़न जो हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में निकल के आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। Following are important point for second law of thermodynamic। ठीक है, क्या कॉन्क्लूज़न है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? जैसे मैंने बताया, अगर एंट्रोपी के बेसिस पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। इसको पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल दें, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी सेकेंड लॉ of thermodynamics on the basis of entropy। जैसे मैंने बताया, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is always increases। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जैसे मैंने बताया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर कैरिड आउट, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस are carried out without any external help। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट जो कि ये कहता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कैरिड आउट होते हैं। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं और ये जब तक होते रहते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम हमको ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गए नेक्स्ट जो 3 पॉइंट की मैं आपको बात कर रही थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कहा था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है तो इसको भी नोट डाउन करें। एक तरह से आप कह रहे हैं कॉन्क्लूज़न निकल के जो सामने आता है वो है ये।
एक बार वापस से बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट ये कहता है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर कैरिड आउट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। लास्ट पॉइंट है जो ये कहता है ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, और इसी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आएगा। जो सब टॉपिक होगा इसका वो है कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले देखिए ये वाले टॉपिक को हम समझते हैं। जैसे नाम समझ में आ रहा है, जो हीट है उसको वर्क में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। देखिए जो एनर्जी है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी को ईजीली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने आप ही नेचुरल टेंडेंसी है कि एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हीट जो है उसको वर्क में कन्वर्ट करना वो अपने आप नहीं होता। उसके लिए कोई जो इंजन है उसको डेवलप करना पड़ता है। हीट में कोई ऐसी नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती कि वो कन्वर्ट हो सके किसी वर्क में। तो जो इंजन या फिर कोई मशीन का डेवलपमेंट हुआ उसे कहलाते हैं हम हीट इंजन, जो कि कन्वर्ट करती है हीट को वर्क में। और उसी हीट इंजन पे बेस्ड है कार्नोट साइकिल, जिसमें दो होंगे हीट इंजन, एक होगा सोर्स और दूसरा होगा सिंक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। देखिए इट इज ए जनरल एक्सपीरियंस दैट all other form of energy is converted into can be converted into heat, but heat has no natural tendency to converted into वर्क। ठीक है, जो हीट है वो अपने आप ही कन्वर्ट नहीं होगा वर्क में, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है किसी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा,
बिना उसके ये कन्वर्ट नहीं होती है। Only through the certain mechanical device, only through the certain mechanical device, it can be converted into या transform into work, कॉमा लगाएं, which is called heat इंजन। ठीक है, हीट इंजन जो है वो कन्वर्ट कर सकता है हीट को वर्क में। ठीक है, इस वाली जो आप कन्वर्जन है उसको एक बार नोट डाउन कर लें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा कार्नोट साइकिल। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कार्नोट साइकिल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 4 भाग होंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं आपको एक सेपरेट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में मैं इतना इसको नहीं बताने वाली, बस थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, ये जो कार्नोट साइकिल है उसमें हम डिस्कस करेंगे 2 हीट इंजन के बारे में। दोनों हीट इंजन जो है उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एक होगा हायर टेम्परेचर पे और दूसरा होगा लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। इस क्लास में इसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एक साथ ये डेरिवेशन होगा तब सही रहेगा। और ये वाला जो टॉपिक है कई बार पूरा 10 नंबर में इसका क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है करीबन 2 से 3 पेज के आराम से है। इतना इसमें लगेगा, मैटर काफ़ी मैटर है इसमें। 3 तो इसमें सब टॉपिक आ जाते हैं, नहीं सॉरी 4 सब टॉपिक आ जाते हैं। तो इसमें 2 से 3 पेज का ये टॉपिक है और 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें कई बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।